नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज के हमारे इस खास पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं आजम खान। जी हाँ, आजम खान यूपी की सियासत का वो नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। 2017 तक उत्तर प्रदेश की सियासत में जिसे सबसे ज़्यादा सुना जाता रहा है, जो सबसे ज़्यादा सियासत में यूं कह लें कि चर्चित रहे, लेकिन 2017 से 25 यानी कि तकरीबन 8 साल में जिन्होंने 5 साल जेल में गुजारी, लंबी कानूनी जद्दोजहद के बाद अब जेल से बाहर हैं, जमानत पर हैं, हमारे साथ हैं। स्वागत है आजम साहब आपका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, लंबी जद्दोजहद के बाद कह लें कि आप फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर आए हैं। कैसा रहा आपका ये सफ़र? आप तो हर सफ़र, हर चीज़ को सफ़र के तौर पर आप देखते रहे हैं, लेकिन जेल आपका क्या है, कैसा है? पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा आपसे कि इतने बरसों में मैं आउट ऑफ सीन रहा, ये वाक़या नहीं है। मैं चर्चा में नहीं रहा, चर्चा का अंदाज़ बदल गया। पहले बाहर रहने की ज़िंदगी चर्चा में रहती थी, अब कैद में रहने की ज़िंदगी चर्चा में थी। जिस दिन हम लोग चर्चा, पर्चा, खर्चा इन 3 चीज़ों से महरूम हो जाएंगे, हम कब्र में होंगे, बाहर नहीं होंगे। लेकिन आप ऐसे शख्स हैं जो चर्चा से दूर कभी हो ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि जेल में रहे तब भी चर्चा में रहे, चर्चा से महरूम नहीं रहे। मेरा सवाल है कि कैसा गुजरा ये वक्त आपका? अब देखिए, अब वो ज़माने तो रहे नहीं जब ग़ुलाम हिंदुस्तान में अंग्रेज़ बाइज़्ज़त लोगों को बाइज़्ज़त तरीक़े से जेलों में रखते थे। अब तो दौर वो है कि बाइज़्ज़त को जितना बेइज्जत किया जा सकता हो उतना बेइज्जत किया जाए। तो शिकवा किसी से है ही नहीं। शिकवा तो बदलते हुए ज़माने से हो सकता है तो है, बाकी किसी से नहीं। तो एक गिरावट आई है, डिटोरिएशन है, तो उस गिरावट में हम सब गिर गए हैं। सरकार से भी शिकायत नहीं, बीजेपी से भी शिकायत नहीं, उन नेताओं से भी शिकायत नहीं आपको लगता हो कि जिनकी वजह से आप जेल में? दरअसल मेरा अल्लाह मुझसे ये कहता है कि तुम्हें हक है इस बात का कि जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, तुम अपने साथ होने वाली ज्यादती का बदला लो, ये इजाज़त है तुम्हें। लेकिन सबसे बेहतर बात यह है कि वो बदला तुम न लो, मुझ पर छोड़ दो, और ये तुम जानते हो कि मुझसे बेहतर बदला तुम नहीं ले सकते। मैंने अपने अल्लाह पर छोड़ दिया है। वो दिन भी उसी की वजह से देखे, उसका हुक्म था। ये दिन भी उसी की वजह से देख रहा हूं, और लोग भी जो कुछ देखेंगे उसमें मालिक का दखल होगा, और मालिक एक है। अगर आसमान पर मालिक 2 होते तो न जाने कितनी बार आसमान से खून बरसा होता। मालिक एक है। तो आपको लगता है कि आपके साथ जिन लोगों ने बुरा किया उनका भी हिसाब होगा? देखिए, हिसाब तो सबका होगा। जिन्होंने अच्छा किया है उनका अच्छा हिसाब होगा, जिन्होंने बुरा किया है उनका बुरा हिसाब होगा। और सिर्फ यहीं थोड़ा ही होगा, पूरे आलम में होगा। जब से दुनिया बनी है उस दिन से लेकर जब आखिरी दिन होगा उस दिन तक होगा। हिसाब से तो बच ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हिसाब न हो तो कोई भलाई करेगा ही नहीं। हिसाब का डर ही तो है जो इंसान को बुराई से रोकता है कि मुझे कहीं जवाब देना है, अपनी बुराइयों के लिए सज़ा पानी है, और अच्छाई इसलिए करता है कि इस अच्छाई के एवज़ मुझे इसका रिवार्ड मिल रहा है, बदला मिल रहा है। चूँकि सर जेल पे चर्चा है, मैं बातें कर रहा था, तो जब आप जेल में बंद थे तब अतीक अहमद का हश्र का कांत लोगों ने देखा,
अब देखिए खादिम मुख्तार अंसारी का देखिए देखा खादिम तो बहुत छोटा आदमी है। आप तो बड़े नाम ले रहे हैं। खादिम तो बहुत छोटा आदमी है। इस छोटे से शहर में एक मामूली सा गली में रहने वाला, जिसके घर में 2 महीने तक 2.5 फीट पानी खड़ा रहता है, जिसके पास जनरेटर नहीं है, रहा ही नहीं कभी, तेल के पैसे ही नहीं हुए, तो हवा का गुजर भी नहीं है। इतनी लंबी सियासत में एक आरामदेह घर जो शख्स नहीं बना सका, उसे कहाँ इतने बड़े नामों से जोड़ रहे हैं आप? मैं तो मुर्गी चोर हूँ, बकरी चोर हूँ, भैंस चोर हूँ, फर्नीचर चोर हूँ, किताब चोर हूँ। भाई चोर से कहाँ आप इतने बड़े लोगों को। हाँ, ये बात अलग है कि मैं चोर इस तरह का हूँ कि मैंने कहा कि जाओ ये चोरी कर लाओ। 120 बी का मुल्जिम हूँ। धारा डकैती की लगी है, धारा चोरी की नहीं है, क्योंकि चोरी की धाराएं होती तो 3 साल में मैं सारे मुकदमों से बरी हो गया होता, काट लेता सजा, काट ही ली 5 साल। लेकिन एक मुकदमे में 19 साल की सजा है, एक में सिर्फ, और 114 में फैसला होना बाकी है, और पूरे घर पर लगभग 350 मुकदमे हैं। मरी हुई माँ पर है, परेशान हूँ कि कब्र से कैसे निकाल कर लाऊं, उनकी गवाही कैसे होगी। तो इतना आज़ाद हिंदुस्तान में इतनी मोहब्बत किसी परिवार, किसी शहर, मेरे साथ और मेरों के साथ इतनी मोहब्बत किसी ने नहीं की होगी, शायद नाजियों ने भी नहीं की होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेकिन जिसने किया उसने आपको ही टारगेट क्यों किया? मैं बुरा था। मैं 125 करोड़ के हिंदुस्तान में इतना टारगेटेड हूं, यही मेरा मेडल है, यही मेरा मेडल है, और यही सदियों मुझे याद रखाएगा। लगता है आप जेल में इतने समय तक इतना कुछ आपने झेला कि अब आपको जेल में या मैंने बहुत पुरसुकून रहते थे, बहुत सुकून रहते थे। पुरसुकून, कुछ ये मालूम ही नहीं था कभी निकलेंगे। जब ये एहसास हो गया कि शायद निकलेंगे ही नहीं, तो फिर पुरसुकून हो गया। देखिए, जीने की ख्वाहिश किसकी होती है? जिसके पास जिंदगी होती है, और जब जिंदगी ही नहीं रही तो जीने की ख्वाहिश क्या होगी? तो वहां जिंदगी कहाँ थी? तो एहसास भी नहीं था। बाहर आने के बाद लगता है कि नई जिंदगी फिर से शुरू होगी, फिर से सियासत, मालूम फिर से नहीं वही कब आजम तक, खान। क्या मालूम कब तक बाहर है। 3 साल रहने के बाद भी तो बाहर 2-3 महीने रहे थे, फिर चले गए थे अंदर, क्या खबर। जब आपकी ये आखिरी बेल हो रही थी, उस दौरान भी अचानक से बड़ी चर्चा चल निकली कि अरे अभी तो और धाराएं बढ़ाई जाएंगी, बढ़ गई, और इनको अभी और जेल में रखा जाएगा, जी, अभी इन पर इनकी सजाएं होंगी। जी जी जी। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? देखिए, जिंदा रहेंगे तो गाजी कहलाएंगे, मर जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे। आप दोनों में खुश हैं? ईमान है मेरा, ये मेरा ईमान है। लेकिन आजम साहब, इतने आप पर आरोप लगे, जिसकी पूरी फहरिस्त है, आप भी लगातार उन बातों को कहते हैं। जैसे जैसे आरोप लगाए गए, आप खुद ही आप कहते हैं मुर्गी चोर, भैंस चोर, किताब चोर, बहुत तरह के आप पे आरोप लगे। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि भाई 2-2 पैन कार्ड, 2-2 बर्थ सर्टिफिकेट, मेरे नहीं। हाँ, बेटे को लेकर के, परिवार को लेकर के। आपने इन जो तमाम आरोपों को देखा तो आपको लगा कि ये जितने आरोप आप पर लगाए गए, इसका जवाब अदालत में या फिर जनता की अदालत में? देखिए, जनता की अदालत से तो इन चीज़ों का कोई मतलब है ही नहीं। जनता की अदालत में तो मैं हमेशा कामयाब रहा। अब बाकी अदालतों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो कोई उसमें किसी से अफसोस ये है कि इल्ज़ाम लगाने वाले ने जिस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाए,
उसने पता नहीं अपने स्तर को कहाँ रखा था, वो कहाँ खड़ा था। इल्जाम का भी एक मेयार होना चाहिए था, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए था, मगर उसने तो इल्जाम भी अपने स्टैंडर्ड के लगाए। ये थोड़ी सी शिकायत है। अब और जहां तक पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ का सवाल है, आप किस चीज को मानेंगे? क्वींस मैरी हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट नहीं माना, नगर निगम का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं माना, और जो सबसे बड़ा सबूत होता है, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस में थी मेरी बीवी, एसोसिएट प्रोफेसर थी उस वक्त, तो कौन सी लीव होती है जब बच्चा होने वाला होता है? मैटरनिटी लीव। वो नहीं माना। और इन सब को जाने दीजिए, मेरे पास एक वीडियो निकल आया, मेरे साले की शादी का, मंत्री था मैं, पहली बार हुआ था, लखनऊ में था, मेरी कोठी पर पूरा खानदान मौजूद है, बीवी की गोद में अब्दुल्ला है, बराबर अदीब खड़ा है, मेरी बहनें, मेरी सास, मेरी साली, सब एक ग्रुप फोटोग्राफ है। और अब्दुल्ला जब कुछ बोलता है तो माँ कहती है देखो अब्दुल्ला बोला। अब्दुल्ला नाम क्यों था उसका? जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, हमारे कई बच्चे जाया हो गए, पेट में ही मर जाते थे ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर्स। तो उसने ये नियत की थी कि अगर मेरे बेटा हुआ और जिंदगी का बेटा हुआ तो मैं उसका नाम अब्दुल्ला रखूंगी। तो अब्दुल्ला तो पेट में भी अब्दुल्ला ही था। तो जब उस रिकॉर्ड को भी नहीं माना, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग पर 302 का मुल्जिम फांसी के तख्ते से बरी हो जाता है और बरी आदमी को फांसी हो जाती है, वो एविडेंस भी नहीं मानी। कहां जाएं? बताइए आप कहां जाएं? आरोप तो जमीनों के लग गए, आरोप आप पर शत्रु संपत्ति लेने के लग गए, सरकारी जमीनें लेने के लग गए, सिर्फ आपकी आप यूनिवर्सिटी के लिए। यूनिवर्सिटी देखाइए, वो तो मेरी थोड़े है। मैं कितना और जीऊंगा? इसी समाज के लिए छोड़कर जाऊंगा, इसी देश के लिए छोड़कर जाऊंगा। मेरा घर देख लीजिए और मेरी यूनिवर्सिटी देख लीजिए। मैंने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, ना अपने लिए कुछ मांगा। कहता हूं कि सोने चांदी के कंगन मैंने नहीं मांगे किसी से, लेकिन हाँ कलम मांगा था। अब इससे ज्यादा बदनसीबी क्या होगी कि मैंने ये रामपुर किस लिए जाना जाता था? नवाबों के लिए। चाकू के लिए। चाकू। रामपुरी चाकू, फिल्मों में भी नाम आज तक भी अगर आता है तो रामपुरी चाकू से मार देंगे आपको। मैं रामपुर वालों की उस पहचान को बदलना चाहता था और मैंने बदला उस पहचान को, कलम से उनकी पहचान कराई। आप देख लीजिए आज कैसा रामपुर है, जबकि बर्बाद हो गया इन 10 सालों में, उसके बावजूद देख लीजिए कैसा रामपुर है। वो कौन बदनसीब है और वो कौन दुश्मन है इस समाज का और इस देश का, इस शहर का, जिसने चौराहे पर कलम नहीं लगाया, 80 लाख रुपए का चाकू बनाकर लगाया। ये नफरत हमसे, ताकि इतिहास से इनके नाम की ये जिल्लत मिट न जाए। आने वाला जमाना याद रखे कि इस शहर के लोग चाकू से पहचाने जाते हैं। इतनी गिरकर सोच, इतना जुल्म, क्या कुदरत हिसाब नहीं लेगी? देर लग सकती है, कहते हैं ना देर है अंधेर नहीं है। मैं कहता हूं ये भी अल्लाह पर माज़अल्लाह इल्जाम है कि देर है अल्लाह की, या ना, वो उसकी हिकमत है कि वो क्यों देर लगा रहा है, उसके पीछे भी कोई कारण होगा, वजह होगी, उस देर के पीछे भी कोई वजह होगी। तो जो देर है कोई बड़ी बात, कुछ तो है। लेकिन फिर आप नाम क्यों नहीं लेते? जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया, क्या बीजेपी की सरकार
बीजेपी के मुख्यमंत्री मैं समझता योगी हूँ आदित्यनाथ मैं और समझता हूँ प्रधानमंत्री इस मोदी। देश के लोग, इस प्रदेश के लोग नादान, नासमझ और भोले तो हो सकते हैं, अहमक नहीं हो सकते। मुझे कहने की क्या जरूरत है, जमाना बोल रहा है। एक सवाल को आपने नहीं लिया। जब आप मेरा फिर से एक बारी सवाल है, शायद आप दे दें। जब आप जेल में थे तो आपने देखा मुख्तार अंसारी का हश्र, और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने एक आपकी बात आई और एक बाद में बाकायदा आपकी तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आया कि भाई ऐसा है कि ये जो चीज़ें हुई उसके बाद मैं सतर्क हो गया। ये आपके तरफ से आया कि भाई जेल में आपको जहर देने की कोशिश नहीं हुई, लेकिन उस घटना के बाद आप सतर्क हो गए। क्या आप सचमुच आपको लग रहा था? मोहतात हो गया मैंने, क्योंकि टेलीविज़न पर देखा, लोगों ने भी, बंदियों ने बताया, जो मुलाकात पर लोग आते थे उन्होंने भी बताया, तो मैं थोड़ा मोहतात हो गया और बस रोटी खाने लगा अचार से। सिर्फ रोटी अचार से? तीनों वक्त, दोनों वक्त? ना ना, एक रोटी बहुत पतली सी दोपहर में, और एक में से आधी या पौन रोटी रात को। अचार भी वहाँ खुद ही डाल लेता था, नींबू का, उसको खा लेता था। पेट ही तो भरना था, सांस चलती रहे, बस इतनी ही जरूरत होती है आदमी को। कारून, जिसके खजाने की तारीख है, कारून का खजाना क्या लेकर गया? खुले हाथ लेकर गया। बिल गेट्स क्या ले जाएंगे? खुले हाथ लेकर जाएंगे। हाँ, अपने आमाल भी साथ लेकर जाएंगे, जिसका हिसाब होना है। पीड़ा तो आपके भीतर बहुत है, लेकिन आप जब इस बुरे दौर में थे तो घृणा नहीं है, घृणा नहीं, वो मेरा अल्लाह मना करता है। किसी की खुशामद में नहीं, खौफ खुदा में, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। वो जब सबका रब है तो उसकी मखलूक से नफरत करने का मुझे हक नहीं है। अल्लाह उसके लिए रोकता है मुझे। लेकिन सर एक बात और हुई कि जब आपको ये आखिरी मामले में ज़मानत हुई तो चर्चा ये निकली, मैं चर्चा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि कोई ना कोई सॉफ्ट हुआ। क्या दिल्ली सॉफ्ट हुआ? क्या लखनऊ सॉफ्ट हुआ? कहीं कोई बातें हुई? अरे भाई, सॉफ्ट तो जब होते ना, जब वो धाराएं वापस हो जाती, उनमें जमानत हुई है भाई, उन धाराओं में बेल हुई है। अभी मेरी हाजिरी बाकी है उसके लिए अदालत में जाने की, और मियाँ इतनी सी धाराओं के लिए सौदा करूंगा? इतनी सी धाराओं के लिए पिद्दे को तोप से मारोगे आप? इतना घटिया समझ लिया आपने मुझे कि सौदा भी करूंगा तो इतनी घटिया बात के लिए करूंगा? इतना घटिया तो नहीं हूं। जिन्होंने ये बात कही होगी वो इतने घटिया होंगे, मैं नहीं हो सकता। इतना 5 बरस का सहने के बाद पूरा शहर बर्बाद, पूरा घर खानदान बर्बाद, तो इन धाराओं के लिए सौदा करूंगा? अब यहाँ से आगे कहाँ देखते हैं सियासी तौर पर खुद को? अभी तो साहब ये कैसे? देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। जिंदा रहेंगे तो कुछ सोचेंगे, जिंदा ही ना रहे तो क्या सोचेंगे। अभी तो अपना स्वास्थ्य ठीक करेंगे। अब उसमें 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, अब तो ठीक है। लेकिन जब सियासत की बात निकलती है तो बड़ी चर्चा ये होती है कि आजम साहब के बगैर कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत नहीं साहब, को आप नहीं सोच अरे सकते, और साहब, खास क्या करके अब समाजवादी अब पार्टी। आप बचपने की बातें कर रहे हैं। मुर्गा बांग नहीं देगा तो क्या सूरज नहीं निकलेगा? ये निज़ाम दुनिया ऐसी ही चलेगी। हम नहीं होंगे तो हमसे बेहतर चलेगी। हमारे लिए 2 चीज़ें हैं, एक जिसके सामने सर झुकाएं वो बस एक है, अल्लाह, और वो जो उसका मैसेज लेकर आया है वो है
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो हैं हमारे लिए, जो हमारा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो जब आपने चर्चा छेड़ दी है तो इसी नाम पर, आई लव मोहम्मद, इसी नाम पर उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुआ और आप देखिए किस तरीके की चीज़ें हो गई। बरेली में लाठीचार्ज हुआ। कहा तो ये जा रहा है कि आज़म साहब और उनके जैसे लोगों को बोलना चाहिए, क्योंकि जब मौलाना बोलते हैं भीड़ इकट्ठा होती है, और उसके बाद की अगर आप स्थिति देखें तो सड़कों पर ये हश्र है और आप देखिए, लोग तो खामोश नहीं हैं। कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। लोग नहीं कह रहे हैं इसलिए कि मैं आलिम नहीं हूं। मैं आलिम नहीं हूं, और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मजहबी दिलाजारी अच्छी बात नहीं है। एक दूसरे के मज़हब का एहतराम सबको करना चाहिए, एक दूसरे के जज्बात का एहतराम सबको करना चाहिए, और एक बार सोचना चाहिए कि इन नफरतों का अंजाम आखिरकार होगा क्या। मोहब्बत की एक इंतहा है, मोहब्बत ला इंतहा नहीं है। लैला मजनू करें, शीरी फरहाद करें, मियाँ बीवी करें, आशिक माशूक करें, उसकी एक इंतहा है। उस इंतहा की एक मुद्दत भी है जो उनकी ज़िंदगी के साथ ख़त्म हो जाती है। लेकिन नफ़रत की कोई इंतहा नहीं है, घृणा की कोई इंतहा नहीं है। हम वो काम न करें जिसकी कोई इंतहा ना हो, हम वो काम करें जिसकी कोई इंतहा हो। आपको लग रहा है कि ये नफरत इस स्तर तक पहुंच चुकी? इतना तो मुझे इन 8-9 साल में, क्योंकि मैं बहुत आउट ऑफ टच रहा इन हालात से, इतना ज़्यादा तो मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन बेहतर यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम सबसे पहले हम पर लाजिम है और फिर औरों पर लाजिम है। सर, कुछ सवाल हमारे सियासी सवाल हैं सीधे। जी। पहले तो ये कि क्या आपकी कोई मुलाकात तय है अखिलेश यादव जी से? कहा जा रहा है कि इतने समय आप जेल में रहे तो मिलने नहीं आए, और ना, मुझसे मिलने आए थे, चुनाव से पहले भी आए थे, और जब मैं पिछली बार जेल में था तब भी आए थे। इसके अलावा भी मैं, माफ़ कीजिएगा, शिकवे शिकायतों का कभी कायल रहा ही नहीं। और फिर मैं एक छोटा सा आदमी, एक 114 मुकदमों का मुलजिम, चोर चक्के वाला और घटिया धाराओं का मुलजिम, मैं एक अपराधी आदमी। मेरी ख्वाहिशात की भी तो एक हद होगी ना। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। जो लोग भी मुझसे मिलने आए वो उनका बड़ापन था, उनकी अज़मत, शख्सियत की अज़मत थी, उनका मेरे लिए प्यार था। मैं उनकी उसका कदर करता हूँ। अब भी कभी मिलेंगे तो जाहिर है मेरी तरफ से इज़्ज़त और एहतराम में कोई कमी नहीं होगी। तो ये 8 तारीख को मुलाकात होगी, वो आएंगे, आपसे कोई बात हुई? नहीं, देखिए, जेल में तो फ़ोन की इजाज़त ही नहीं थी, रख नहीं सकते। और नहीं रख सकते के अलावा जो रूटीन फ़ोन कर सकते थे बंदी, वो भी मैं नहीं कर सकता था। तो मेरा कोई राब्ता नहीं रहा, कोई राब्ता नहीं रहा। जेल से आने के बाद भी? अब जेल से आने के बाद तो आप देख रहे हैं क्या हाल है। सवाल यही उठता है कि एक शख्स से इतना घृणा क्यों, आपसे इतनी घृणा क्यों? यही तो मेरा मर्डर है, यही तो मर्डर है मेरा, यही तो मर्डर। आप अभी बता रहे थे आजम साहब कि कोरोना में भी थे आप, और कोई रिम्बर्समेंट नहीं, 10 बार के विधायक, सांसद, मंत्री,
क्या थी ये कहानी? अब देखिए, इलाज तो कराना था, तो लिख कर दे दिया कि नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि आप नहीं लेंगे, हमने कहा नहीं लेंगे। पेंशन रोक दी गई। आका हैं, 2 साल रहे दिल्ली में, क्योंकि कोठी देना पड़ती, बड़ी कोठी देना पड़ती। अब देखिए, कितने से छोटे आदमी को, मेरी जब मेंबरशिप खत्म हुई तो इल्जाम ये था कि मैंने घृणा भरी स्पीच दी। मेरी सदस्यता चली गई। 5 घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन से नोटिफिकेशन हो गया। 5 घंटे के अंदर मेरे वोट का अधिकार खत्म हो गया और अगले 6 घंटे में नए इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया। मैंने अपील की। अपील के जजमेंट में जज साहब ने ये लिखा कि जिस घृणा की स्पीच के पर सजा दी गई है उसमें जुमला तो दूर की बात, एक शब्द भी घृणा का नहीं है। और मेरी अपील मंजूर हो गई और मैं बरी कर दिया गया। ये अलग बात कि उन जज साहब को शाम के 5 बजे तक रामपुर छोड़ देने का आदेश हो गया, ये अलग बात। अब फर्क देखिए, वही धाराएं राहुल गांधी साहब पर भी लगी, 2-1 ज्यादा ही थी। मैं 5 घंटे में सदस्यता से हटा दिया गया, नया चुनाव डिक्लेयर हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने राहुल जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की उस वक्त तक, जब तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल गया। ये फर्क है जनाब। अब आजम खां में और राहुल गांधी में इतना फर्क तो होना चाहिए, इतना ख्याल तो उनका रखना चाहिए ना। हक बनता है नहीं बनता? आपने कभी इस पहलू से सोचा? नहीं सोचा ना। किसी को क्या जरूरत है सोचने की? कहां वक्त रखा है किसी के पास? हम जैसों के लिए सोचने का वक्त कहां है किसी के पास? चलिए, आपने कई बार जवाब भी दिएगा, मतलब सिर्फ आजम खान ही क्यों? क्या आजम खान की बातें चुभती रही? मैंने अर्ज किया ना, चुभती नहीं बातें। यही तो मेरा मेडल है। मैं ही क्यों? मेरे बाद इस पर रिसर्च कराइएगा आप। बात की बात ना करें आप, लेकिन कहते हैं कि इस दौर में, जब आप इस बुरे दौर में हैं, आपको इस सियासत में, जब उत्तर प्रदेश की सियासत की हम बात करते हैं, तो मुलायम सिंह यादव याद आता है? क्यों नहीं आएगा? दिल के रिश्ते थे, हमारे बीच धर्म जाति कुछ थी ही नहीं। ये भी नहीं था वो कहाँ थे मैं कहाँ हूँ, बस वो ये कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो न जाने क्यों हो जाते हैं। न जाने क्यों। कमी तो आ गई जिंदगी में बहुत बड़ी। छोड़ देते राजनीति उनके जाने के बाद, और छोड़ देना चाहिए थे। खुद गर्ज थे हम, इसलिए छोड़ नहीं सके। लोगों का दर्द आंखों में था, अधूरे काम जहन में थे, तो ये सोच करके इन अधूरे कामों को पूरा कर लें, शायद कोई मौका मिले। बस इस खुदगर्जी ने हमें बड़ा जलील किया। नहीं तो आपके जहन में ये चीज़ आ गई थी कि मुलायम सिंह के साथ आप पॉलिटिक्स भी छोड़ देंगे? छोड़ देना चाहिए थी। लेकिन आगे करेंगे? अब तो ओखली में सर दिया हुआ है, मूसल से क्या डरना है? तो हम कैसी पॉलिटिक्स आपकी देखेंगे? आपके बेटे की सदस्यता गई, आपकी सदस्यता गई, मेरी बीवी की गई, पत्नी की गई, परिवार की एक तरीके से पूरी पॉलिटिक्स को खत्म करने की का प्रयास हो गया। लेकिन अगर आप यहाँ से देखते हैं अपनी पॉलिटिक्स, कैसे करेंगे? कि नवाबों से लड़कर यहाँ आया हूँ, यहाँ तक।
यहाँ पत्ता नहीं हिलता था नवाबों की मर्जी के बगैर। रूलिंग भी वही थे, अपोजिशन भी वही थे। मलका विक्टोरिया के बराबर कुर्सी पड़ती थी नवाब रामपुर की, क्योंकि ये मुल्क 1857 में आजाद हो चुका होता। मेरठ से निकले हुए जाले मुरादाबाद तक जीतते हुए चले आए थे। रामपुर की ही फौज ने उनका कत्लेआम किया था और उसके इनाम में रामपुर के नवाब को फर्जंदे दिलपजीर और फर्जंदे इंग्लिशिया, यानी अंग्रेज़ों की औलाद, अपने बाप की नहीं, अंग्रेज़ों की औलाद का लक़ब मिला था। और ये लक़ब अगर आपको देखना है तो आज भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो सेंट्रल हॉल है उसके डोम के अंदर ये लक़ब लिखे हुए हैं। किताबों में तो हैं, इतिहास में तो हैं, लेकिन वहाँ भी हैं। मलका विक्टोरिया के बराबर कुर्सी पड़ती थी उस वाक़े के बाद। लेकिन सन 80 तक जब पहली बार मैं विधायक हुआ, इस शहर में एक मकान पक्का नहीं था। एक का मतलब एक, सिवाय उन चंद घरों के जिनकी रिश्तेदारियां नवाब से होती थी। यहाँ खपड़ेल थी और फूस के छप्पर थे। आज आप देख लीजिए रामपुर। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने उनके अंदर एक खुददार इंसान को जो सोया हुआ था उसे जगा दिया था। लेकिन 250 वोट मिले थे। नवाब साहब मेरे खिलाफ लड़े थे। हिज हाइनेस का लक़ब था उनका। 250 वोट, वो हूं मैं। इसलिए दोबारा भी लड़ने और दोबारा भी उठने का नहीं जज्बा लड़ेंगे, है। बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। अब गिरे हैं तो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या लड़ेंगे जो घुटनों के बल चले। गिरेंगे भी, उठेंगे भी। इधर डूबे उधर निकले। सूरज का क्या है, उभरा डूब गया। जमाना समझा कि ये डूब गया, लेकिन इधर डूबे उधर निकले। तो रामपुर फिर से लड़ेंगे चुनाव? क्या जरूरी है रामपुर से ही लड़ेंगे? बहुत बड़ा देश है, कहीं से भी लड़ लेंगे। नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, लड़ा देंगे। लड़ाते रहो तो आप रहे और उसी पर विवाद भी हुआ, खूब हुआ। आपने मुरादाबाद लड़ाया तो भाई हमारा कैंडिडेट। नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे मुरादाबाद लड़ा देता? आपने यहाँ टिकट ले नहीं सका, मुरादाबाद ने दिलवा देता। आप खुद भी तो, इतनी अकल तो अल्लाह ने दी है ना आपको, आप तो जर्नलिस्ट हैं, कि वो शख्स जो अपने यहाँ टिकट नहीं दिलवा सकता वो दूसरे जिले में कैसे दिलवा देगा? तो उनकी नादानी है। किसने नहीं दिया आपके कहने पे टिकट? कहा तो यही जाता था कि भाई चाहे मुरादाबाद मंडल हो, रामपुर हो, अब देखिए पार्टी, आजम साहब ही तय करेंगे। देखिए पार्टी तो बड़ी चीज होती है, पार्टी का फैसला माना गया। हाँ, हमने न हिमायत की न मुखालिफत की। एक मोहतरमा और भी जीती थी यहाँ से, जिन्हें हम ही लेकर आए थे, जिताया भी था। दूसरी बार हमने उनका नहीं लड़ाया, फिर भी जीती थी। जयप्रद। लेकिन 2.5 लाख वोट से हराया भी हमने ही था। तो कोई शख्स अपनी जीत को हमारी हार समझने की गलती न कर ले। अपनी इस छोटी सी जीत को हालात के तहत जो हुई है, सिर्फ इसलिए कि मैं जेल में था, वो मेरी हमदर्दी की जीत है। अपनी जीत कोई ना समझ ले, इस गलतफहमी में न रह जाए कोई। तो आपने जब किसी को लड़ाया ही नहीं तो किसी न किसी को लड़ाना पार्टी पड़ा। में था। अब वो देखिए, जब वो बंद कोठरी की बातें हैं, उन्हें जाने दीजिए। लेकिन आजम साहब ये भी है कि हम लोगों ने भी उस वक्त देखा कि एक चीजें चल रही थी। आप जेल में बेशक थे, लेकिन था कि भाई अखिलेश यादव लड़े तब ठीक है, नहीं तो मेरा कोई कैंडिडेट नहीं, फिर वही। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं। मैं चाहता था वो लड़े, उन्होंने वायदा भी किया था मुझसे, लेकिन क्योंकि पार्टी ने उन्हें ये मशवरा दिया कि आप वहां से न लड़े, और ये उनका बड़कपन है
कि अध्यक्ष होने के बावजूद, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद, मुलायम सिंह यादव जी का बेटा होने के बावजूद उन्होंने पार्टी की ख्वाहिश को माना, पार्टी के आदेश को माना। वो बिल्कुल एक डिसिप्लिन वर्कर की तरह माना। मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं है कि वो नहीं लड़े। लेकिन एक पहेली रह जाती है कि भाई आजम साहब जब खुद किसी को नहीं लड़ाना चाहते थे, नहीं, या किसी का नाम आपने नहीं दिया, नहीं, किसने कह दिया? आपने दिया था यहाँ से? यकीन है ना, वो पार्टी का फैसला है, पार्टी का फैसला है, उसमें मैं कोई शिकायत थोड़ी कर रहा हूँ। आज भी नहीं कर रहा हूँ, आज भी नहीं कर रहा हूँ। पार्टी का फैसला था, पार्टी सर्वे पहले भी तो हुआ था यही फैसला। तो क्या मैंने पार्टी छोड़ दी थी? मैं तो पार्टी से निकाला जा चुका हूं, उसके बाद भी नहीं छोड़ी थी, घर बैठ गया था। तब भी मैं फाउंडर मेंबर था, आज भी हूं। जब मैं निकाला गया था तब भी तो मैं फाउंडर था समाजवादी का, मगर निकाला गया था। और कितने चरित्रवान लोगों के लिए निकाला गया था, कितने बड़े नेताओं के लिए, कितने बड़े समाज सुधारकों के लिए, कितने बड़े समाजवादियों के लिए निकाला गया था, कितने बड़े इतिहास पुरुषों के लिए निकाला गया था, और फिर लिया भी गया था। लेकिन तब तो मुलायम सिंह थे ना, उन्हीं ने निकाला था। उन्हीं ने निकाला। तो कहाँ शिकायत है? मुझसे ज्यादा तो उनसे किसी ने मोहब्बत ही नहीं की होगी। थे, वो उनका हक था, और मुझे निकालना उनकी मजबूरी थी। मुझे लेना उनकी मोहब्बत थी, मुझे निकालना उनकी मजबूरी थी। उसके लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता। और मैं चमन में चाहे जहां रहूं, मेरा हक है फसले बहार में। मुझे इसका कोई, यहां रहूं, आप मुझे वहां बिठा दें तब भी ये ड्राइंग रूम, वहां बिठा देंगे तब भी, मैं चमन में चाहे जहां रहूं। आजम साहब, आप जब बातें कहते हैं तो बहुत सारे लोगों को सीधे समझ में आती हैं, बहुत सारे लोगों को इशारों में समझ में आती हैं। जब आपने कहा कि आपका कोई रोल नहीं था, एसटी हसन जिनका टिकट कटा, उन्होंने खुलकर आरोप लगाया, उन्होंने कहा मैं मिलने भी नहीं जाऊंगा। इस तरह की बातें जो निवर्तमान सांसद हुआ करते थे, जो जीते यहाँ रामपुर से, उन्होंने कहा कि आप सुधार गृह में, आपने सुनी होंगी बात। देखिए, मैं उनकी बात तो नहीं करूंगा, सुधार गृह वालों की तो, लेकिन जिनका आपने मुरादाबाद के एमपी साहब का नाम लिया कि वो नहीं आएंगे, उन्हें टिकट दिलवाया किसने था? आपने दिलवाया। जब वो एमपी हुए थे तो उनके खिलाफ टिकट इशू हो चुका था, और जिनको टिकट मिला था वो गाड़ी से रवाना होकर आधे रास्ते आ चुके थे लखनऊ से मुरादाबाद के। और मेरा इतने से अखबार के कोने पर लिख कर गया था मैसेज, कुछ था ही नहीं तो उसमें। और ये मेरे लिए पार्टी में मोहब्बत है, मुखिया की मोहब्बत थी कि वहीं से गाड़ी को मुड़वा कर वापस बुला ली गई, उनसे फार्म वापस ले लिया गया और मौसूफ को फार्म दे दिया गया। ये याद नहीं रहा उन्हें। काश वो इसको याद रख लेते तो अपनी बहुत सी बातों के लिए और अपने अजीजों ने जो उनके हमारे लिए कहा उसके लिए थोड़े से शर्मिंदा होते। मैं उन्हें मना लाऊंगा। मना लाएंगे? अरे मैं अभी चला जाऊंगा, बाहर मिलेंगे इंशाल्लाह मुझे रिसीव करने के लिए। खत्म कर दो गिले आज मिलकर गले, खैर यूं ही सही हम बुरे तुम भले। बार बार ये बातें छपती रही कि भाई आजम साहब जेल में चले गए और अखिलेश जी से रास्ता कम हो गया। जो मुलायम सिंह जी के दौर का वक्त था वो अखिलेश जी के साथ नहीं रहा। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, कहने वालों की जबान तो आप नहीं पकड़ सकते, और मैं इन हालात में हूं कि मैं आपके साथ बैठा हूं तो ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है जो मैं बैठा हूं। मैं बहुत शुक्रगुजार। मैं इसलिए नहीं बैठा हूं कि आप एक बड़ा चैनल हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे इस बात की जरूरत भी नहीं कि मैं किसी चैनल पे आऊं। मेरी इतनी वसी जिंदगी भी नहीं, मेरी इतनी वसी ख्वाहिशात भी नहीं, मेरी शोहरत की कोई तमन्ना भी नहीं। और मैं आपसे सच कहता हूं, मैं इस वक्त भी बहुत बीमार हूं, और मैं बहुत दिनों से बीमार हूं।
मैं शायद अगर अभी न छूटा होता तो मेरे लीवर और किडनी बिल्कुल खत्म हो चुके होते और मैं फिर नहीं बच पाता। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। एक जिंदा लाश किसी से क्या शिकायत करेगी? मुझे कितने मर्ज और कितनी तकलीफें हैं, मेरी उम्र भी है और मेरी तकलीफों की भी तो इंतहा है। आप अगर हिमालय की चोटी पर इतने मुकदमे लिखकर रख देते तो पिघल कर पानी हो जाता। अगर एक बरगद के 100 साला दरख्त में आप एक संजीदा मुकदमा टांग दें लिखकर, सूख जाएगा दरख्त। और मेरी टहनी में तो सैकड़ों मुकदमे हैं और वो टहनी आज भी हरी है, तनावर है और लचकेगी नहीं, टूट जाएगी। लचकेगी नहीं, टूट जाएगी। लेकिन एक सवाल कई बारी चर्चा में चला कि आखिर आजम साहब का क्या करेंगे। आप जेल में थे तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई बीएसपी की तरफ जा सकते हैं, कोई कह रहा था कि भाई कुछ मुलाकातें हो गई। अरे मेरे अजीज, मैं तो अभी इस पोजीशन में ही नहीं हूं कि मैं ठीक से चल सकूं। देखा था आपने मैं कैसा लड़खड़ाता आ रहा था। मेरे पैर तो चलना भूल गए हैं। 5 साल जो शख्स एक तख्त पे बैठा और लेटा रहा हो तो पैरों की आदत खत्म हो गई है। मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं चलने की। पैर उठना भूल गए हैं तो टकरा जाता हूं ऊंची नीची जगह से। कोई नहीं, मुकद्दर के फैसले थोड़ी बदले जाते हैं। कातिब तकदीर ने जो लिख दिया वो लिख दिया, तो उसे खुशी से उसे कबूल कर लिया है। ये वक्त मुझे गुजारना ही था। मैं रोकर गुजारता या खुशी से गुजार देता तो उसको अल्लाह की रजा मानकर गुजार दिया। आगे होगा, आगे भी गुजार दूंगा। जिया तो जिंदा आ जाऊंगा, मरा शहीद का जनाजा आ जाएगा। चलते चलते आखिरी 1-2 सवाल आपसे, मेरे तो पॉलिटिकल ही रहेंगे। फिर मैं पूछता हूं कि हम आजम खान को आने वाले चुनाव में कहां देखेंगे, कैसे देखेंगे? अखिलेश यादव के साथ आप यहीं देखेंगे। कहाँ जाएंगे? जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, कहाँ जाना है? अपनी पार्टी में मुझे लगता है कि चुनिंदा जो शीर्ष लोग हैं, जो जिन्होंने पार्टी को बनाया, उसमें आप हैं। अब ये तो फाउंडर हैं। देखिए, ये तो ना मुझे मालूम है, ना ये दावा कर सकता हूं मैं, ना ये दावा तो नहीं कर सकता ना। आप मुझे कितना चाहते हैं ये तो आप बताएंगे। आप मुझे क्या मुकाम देते हैं ये तो आप बताएंगे। आप मुझे कहां बैठाएंगे ये तो आपका फैसला होगा। मैं कैसे कहूं? आपको लगता है कि अखिलेश जी आने वाले वक्त में आपको, आपकी इच्छाओं को, आप जिस तरीके से सियासत को सोच रहे हैं, ही इज सो नाइस पर्सन, सो कल्चर्ड, कि अच्छाइयों में कोई कमी नहीं। मेरी इज्जत एहतराम में भी उनकी तरफ से कोई कमी नहीं। मेरी इतनी इज्जत करते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी मैं हाथ पकड़कर आगे करता था अपने से, नहीं आप सीएम हो। मैं गुनहगार नहीं बनना चाहता। जहां तक उनकी जात का ताल्लुक है, बेहतरीन जात है। ये तो मेरी अपनी मजबूरियां हैं कि मैं बहुत नाकारा और फजूल का आदमी हो गया, कमज़ोर हो गया, बीमार हो गया। हाँ, लेकिन मशवरा तो दे सकता हूँ, लोगों को राह भी बता सकता हूँ, रास्ता भी दिखा सकता हूँ। और अभी इतना भरोसा है कि लोग मेरी बात पर संजीदगी से गौर ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैंने ये साबित कर दिया है कि मैं सही को गलत नहीं कहूँगा और गलत को सही नहीं कहूँगा। अपनी भूमिका पार्टी में एक मार्गदर्शक के तौर पर देखते हैं अखिलेश जी के? अभी तो देखिए, मैं 8-7 बरस से तो बहुत दूर हूँ। फिर वैसे भी मैं
बहुत ज़्यादा आना जाना मेरा नहीं था। मैं बहुत महदूद ज़िंदगी गुजारने वाला व्यक्ति हूँ। तो जैसा था वैसे ही हूँ। अगर ऐसा ही कोई मुझे कबूल कर ले तो उसका शुक्रिया, न कर ले तो उससे भी ज़्यादा शुक्रिया। मुझे आज़ादी मिल जाएगी। शिवपाल जी, राम गोपाल जी सबसे फोन आए, बात हुई आपकी? नहीं, मेरी शिवपाल जी से बात हुई थी, कल ही हुई थी। शिवपाल जी से कल ही। अब्दुल्ला, मैं तो नहीं अटेंड कर सका था, आज मैंने हाथ में लिया है। अब्दुल्ला के पास आया था। बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। और तो आज़िज़ साहब ने मेरा बहुत मेरी ऊबड़ खाबड़ बातों को बर्दाश्त किया, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूं। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा बात करके, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आपने आज अंदर से कही हैं जो शायद सुनने वालों के लिए भी इशारों में ही सही बहुत कुछ समझ में आएगी। बहुत शुक्रिया यूपी तक से बात करने के। तो हमारे साथ थे आजम खान, समाजवादी पार्टी के शीर्षस्थ नेता, और उन्होंने जो अपने जज्बात रखे आप सबके सामने। फिर मुलाकात होगी किसी अन्य दूसरे शख्सियत से किसी और दिन। तब तक के लिए नमस्कार।